निकलेगा, के क्रॉस आई कैसे निकलेगा, ये सब हमने पॉसिबिलिटीज 9 पॉसिबिलिटीज थी, इन सबको हमने डिस्कस किया था कल। फिर हमने एक रूल देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द साइन, तो इस तरीके से रेड एरोज की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अदरवाइज इससे अपोजिट में करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमने कल देख लिया था बेटा। इसके बाद हमने एक्सपेंड किया था किसी गिवन वेक्टर को ए क्रॉस बी, यानी हमने एक वेक्टर ए लिया, उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया बी के साथ। फिर हमने अलग अलग 9 टर्म्स आई, 3 यहाँ पे थी, 3 यहाँ पे थी, 3 टर्म्स को 3 टर्म्स से पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगी। फिर देखा कि जो आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है और के क्रॉस के है, इन सब के टर्म्स क्या आएंगे, हमारे पास 0 आएंगे। तो बच गए रिमेनिंग 6 टर्म्स, वो हमने यहाँ पे निकाले थे और उनको इकट्ठा करके लिखा, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। फिर इसी का एक शॉर्ट तरीका था, शॉर्टकट वे जो बताया था, डिटर्मिनेंट के तरीके से हो सकता है, और इसको भी कई बच्चों ने सॉल्यूशन निकालने में यूज किया था। फिर उसके बेसिस पे हमने ये पहला वाला क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको सोल्व किया था। ठीक, अब इसके बाद बात आ जाती है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको कराया था शायद कि बेटा ए क्रॉस बी कर दो, है ना, ए क्रॉस बी फॉर द, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हुआ था, सेकंड आपको बोला था घर से करेंगे आप, तो कर लिया आप लोगों ने ये? यस सर। किया? आंसर बताओ किसने किया है वो आंसर बताओ, फिर डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। कुछ आंसर आया? यस सर। बताओ बेटा आंसर क्या आया? -310 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 20 के कैप। -310 आई कैप प्लस 15 जे कैप, और के कैप में क्या था बेटा? -20 के कैप। ठीक है, ये आपका आंसर आया। चलो हम लोग कर लेते हैं इसको सोल्व। 2 टाइम्स वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी को, तो पहले मैं 2a निकाल लूं और 5b निकाल लूं, क्योंकि मुझे 2a और 5b नहीं दे रखा, मुझे वेक्टर a दिया है और वेक्टर b दिया है। देखो, अब 2a अगर वेक्टर निकालता हूं तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, उसके करस्पॉन्डिंग जो x y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है, तो 2a क्या आएगा, 2 आई कैप, फिर -5 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 जे कैप, फिर 1 के कैप था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के कैप, तो ये मेरे पास 2a आ गया। अब 5 भी निकालूंगा, 5 टाइम्स वेक्टर बी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा वेक्टर बी के हर एक कंपोनेंट को, तो 3 आई कैप है यहाँ पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आई कैप, जे कैप को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 जे कैप, और 6 के कैप को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 के कैप। ठीक है बेटा, अब देखो, नाउ आई विल हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको ऐसे करूं, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, 2a कैप को, 2a वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5b वेक्टर से, तो अब ये तरीका हो सकता है कि आई विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, है ना। एक तरीका तो ये है जो सिंपल हमने कल देखा था कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे किससे, 15 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 30 के कैप, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी हमारे पास हो सकता है कि हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा इसका अभी प्रॉपर्टीज नहीं देखी है, चलो प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको बताऊंगा ये कैसे हो सकता है दूसरा तरीका। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करूंगा पहले टर्म को पहले से, फिर दूसरे से, तीसरे से, ऐसे देखो 2 आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, 15 आई कैप से, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 0 इन आई कैप क्रॉस आई कैप लेंगे तो हमारे पास 0 थीटा आ जाएगा, तो 2 आई कैप को जब मैं 15 आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। फिर 2 आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा 15 जे कैप से, तो 10 आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस कैप जे कैप को सीधा यहाँ से निकाल लेंगे, आई जे के, ये लिया था बेटा हमने। इसमें अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आई एम टेकिंग आई क्रॉस जे, तो सीधा वैल्यू आएगी क्या, के कैप, पॉजिटिव के कैप, तो ये के कैप लिख दूं। फिर 2 आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा 30 के कैप से, तो क्या आएगा, 2 इंटू 30 60, आई क्रॉस के, आई से के की तरफ आ रहा हूं तो, आई से के की तरफ आ रहा हूं तो उल्टी दिशा में आ रहा हूं तो माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, थर्ड वन, जे और नहीं आई और के था तो क्या बचा जे, तो माइनस जे कैप, फिर -10 जे कैप के साथ सबको लूंगा, -10 और -15 आई कैप, -10 एंड -15 इज -150 आई क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस ऑफ के कैप आएगा। फिर -10 जे कैप को करेंगे किससे, -5 जे कैप से, तो 0 आ जाएगा। फिर आएगा
10 जे कैप और 30 के कैप, तो -300 जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप आएगा सीधा पॉजिटिव का। ठीक, फिर भी हम शिफ्ट करेंगे 2 के कैप के पास, 2 के कैप इंटू 15 आई कैप, तो 2 इंटू 15 30, के क्रॉस आई होगा बेटा क्या, जे कैप लिख दिया। फिर उसके बाद 2 के कैप इंटू 5 जे कैप, तो 2 इंटू 5 10, के क्रॉस जे, तो क्या हुआ -आई। फिर 2 के कैप इंटू 2 के कैप, ये 0 हो गया। अब मेरे पास 3 टर्म है 0, जो आई क्रॉस आई की थी, जे क्रॉस जे की थी और के क्रॉस के की थी। बाकी बच गई 6 टर्म्स, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। 10 के कैप -60 जे कैप प्लस 150 के कैप, देन -30 आई कैप, देन +30 जे कैप, देन -10 आई कैप। ठीक है, अब आई कैप को साथ लिख लेते हैं बेटा। -10 और -60, सॉरी -10 और -30, तो -40 आई कैप। फिर जे कैप के साथ जे कैप को लिखेंगे तो -30 और +30, तो -30 आ जाएगा, -30 जे कैप। 150 के कैप और 10 के कैप, तो 160 के कैप। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितने बच्चों का आया ये आंसर? सिमरन का आया है, ठीक है, शाबाश। जिनका नहीं आया वो अटेम्प्ट करेंगे। आंचल का भी आया है, ठीक है। जो ये आंसर आया है जितने बच्चों का, उनका आंसर सही है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन करी है तो ठीक ही करी है बेटा। अब ये आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो आप लोग वेरीफाई कर लेंगे, दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे, करना जरूर पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर कंसेप्ट मिस हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया। अब एक दूसरा तरीका इसका हो सकता है, वो मैं आपको जब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होगा, दो जो गिवन वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो यहाँ दिख रहे हैं, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन से 90 डिग्री पे होगा। देखो 90 डिग्री पे क्यों, क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली ना। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या, वेदर इट इज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दिस विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। जिसमें जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स ए एंड बी लाई करेंगे, उससे हमेशा 90 डिग्री पे होगा ए क्रॉस बी। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव क्या बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। बट मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, देन क्या होगा, देखो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, और किसके बराबर, ए बी साइन थीटा। बस फर्क क्या आ गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन कैप, जो हमारा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी, बस वही वेरी करेगी। एक के केस में दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेक्टर्स हैं, तो एक होगा अपवर्ड में और दूसरा होगा डाउनवर्ड में। कौन सा होगा, अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दे विल बी 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मेरा वीडियो रुक गया शायद शेयर स्क्रीन का, चलो ठीक है। तो अभी फिर अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं बेटा। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खाली डिस्प्ले का इशू आ रहा है, रुको इसको सोल्व कर ही देते हैं यार, बार बार परेशान करेगा नहीं तो ये। देयर इज सम प्रॉब्लम विद राउटर। देयर इज, अरे इंटरनेट इज ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देख ली बेटा,
अब सही चलेगा। अब मैंने अपने कंप्यूटर से ही जोड़ दिया इसको। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देख ली, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब नॉन कॉम्यूटेटिव है। नॉन कॉम्यूटेटिव है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो वो इक्वल होगा, और ए बी साइन थीटा, बस एन कैप का फर्क आएगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, और उसका एक केस में अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एक केस में डाउनवर्ड में आएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस रहेगा। Then we will shift to the next property कि the vector product of two vector will be maximum when the vectors are orthogonal or perpendicular। जब ये vectors आपस में, यानी कि थीटा वैल्यू, देखो यहाँ पे जो थीटा वैल्यू है, ये थीटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है ना भाई। मैक्सिमम वैल्यू थीटा की तो कुछ भी हो सकती है, बट हम लोग साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा क्या हो सकता है मैक्सिमम, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो दैट कैन बी 1। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, इफ इट बिकम्स 90 डिग्री, लाइक एक्टर ए इधर पॉइंट कर रहा है और इससे 90 डिग्री के ऊपर दूसरा वेक्टर है बी, तो इस इन दिस केस द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विल बी मैक्सिमम। ए क्रॉस बी अगर होगा तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये थीटा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री इधर आएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर विल बी जीरो व्हेन दे आर पैरेलल। अब पैरेलल होंगे तो क्या होगा, एक वेक्टर इधर है, सपोज करो ये रहा वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा इधर क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा, 0। तो दिस मीन्स ए क्रॉस बी जो हम लिख रहे हैं, ए टाइम्स ए टाइम क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या होगा, ए बी इंटू 0 एन कैप। अब एक बार 0 आ गया तो सबको ले डूबेगा, तो ए क्रॉस बी विल बी 0 इन दिस केस। जब हमारे वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी 0। तो बाकी ये आप नोट्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन क्या हो सकता है। एप्लीकेशन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, जैसे हमने क्या बनाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो देखो, एक वेक्टर ए है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली साइड को पैरेललोग्राम की, वेक्टर बी कर रहा है पी पी एस, पी से जो एस तक जा रही है, पी ये है एस ये है, तो इनके बीच में जो एक्सिस जो साइड जा रही है पैरेललोग्राम की, ये दोनों साइड होगी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आपने देखा होगा, इट इज नथिंग बट हाइट इनटू बेस, बेस इनटू हाइट। तो बेस आपको दिख रहा है क्या, बेस इज पी क्यू, और हाइट क्या है, हाइट ये एच है। बेस क्या है, पी से लेके क्यू तक की दूरी, ये वाली दूरी इज द बेस, और एच क्या है, हाइट। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने लगे तो आप फील करना, देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होगा, ए क्या है, ये रहा ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेंथ पी क्यू। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखें तो इट इज नथिंग बट पी से क्यू तक की दूरी, क्योंकि बेटा यही वेक्टर ए है, और इसी वेक्टर की अगर हम लेंथ निकालें वेक्टर ए की, दैट इज पी क्यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हाइट हमें पता है कि हाइट ये है, यहाँ से लेके एच जो दिया है ये वाला। अब हाइट को अगर लिखूं इसके साथ तो दिस बिकम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू, इन दिस गिवन ट्राइंगल आप देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो है वेक्टर बी, और हाइट जो है दैट इज परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा में लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी नथिंग बट एच बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एच बाई बी, और हाइट इज इक्वल टू बी साइन साइन थीटा। थीटा। तो अब देखो ए तो ये था, दिस इज ए, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो एच क्या है, बी साइन थीटा है। तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमें गिवन पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस प्रोडक्ट। देख लो, अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी का, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जो वेक्टर्स से बनेगा पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए बी साइन थीटा, और दैट विल बी इक्वल्स टू ए, दैट इज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम टाइम्स एच, एच इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज द एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।
ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है और ये इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे हमने ग्राफिकली इसको समझ लिया। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब वही पैरेललोग्राम फील करो। अब इस पैरेललोग्राम को मैंने इस येलो लाइन से डिवाइड कर दिया दो टुकड़ों में, दो टुकड़ों में इसी पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल, भाई जिस ट्राइंगल को अब मैंने शेड किया, इस ट्राइंगल का अगर एरिया मुझे निकालना है तो दिस मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, आई विल बी टेकिंग हाफ द एरिया। ये जो एरिया था येलो कलर का, दिस इज इक्वल टू दिस ग्रीन कलर एरिया। भाई ये दोनों एरिया बराबर होंगे। ये तो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी इसकी क्वाड्रिलेटरल की, कि उसका जो डायगोनल है दैट डिवाइड्स इक्वल द क्वाड्रिलेटरल इनटू इक्वल पार्ट्स। सो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो उसमें क्या हो सकता है, स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो। तो जो एरिया ग्रीन कलर का दिख रहा है और जो एरिया येलो कलर का दिख रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। दिस वन एंड दिस टू, ये दोनों बराबर होंगे। तो पैरेललोग्राम के एरिया को मैं अगर हाफ से डिवाइड कर दूं तो दिस मींस एरिया ऑफ दिस येलो ट्राइंगल मेरे पास आ जाएगा। तो बस वही करेंगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो वी विल मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बाय 1/2। तो वही हुआ 1/2 ए बी साइन थीटा जैसे पिछले में था, और 1/2 ए इंटू एच। ए इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, एच इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। और यही चीज होती है। अब पैरेललोग्राम का हाइट ले लो या ट्राइंगल का ले लो, भाई पूरे पैरेललोग्राम की हाइट भी एच ही है, और जो ट्राइंगल येलो कलर का बन रहा है उसकी हाइट भी तो यही एच है, ये वाली एच। तो आप इसको पैरेललोग्राम के तौर पे लिख दो या फिर ट्राइंगल के तौर पे लिख दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैन ऑल्सो भी फाइंड आउट, निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है बात ये दो क्वेश्चन की। इसमें एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, बाकी हम फिर करेंगे बाद में। सेकंड आप घर पे कर लेना। पहला क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट क्या करोगे, आंसर तो मैंने ढका ही नहीं। हाँ करो, सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बेटा, फिर स्टार्ट कर देंगे दूसरे चैप्टर से। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हैं, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। जस्ट देखा हमने कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस होगा एक, दूसरा हाइट होगा। तो यानी कि हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विल गिव अस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करो वेक्टर बी के साथ, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकाल के उसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी अवर आंसर। करो सब लोग, अटेम्प्ट जरूर करेंगे, फिर मैं एक बार फटाक से इसको कराऊंगा, देन वी विल स्टार्ट द न्यू मॉड्यूल। एक बच्चे का आ गया, देखो सिमरन ने कर लिया ये क्वेश्चन। सब लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे, आंसर आए ना आए वो एक डिफरेंट मैटर है बेटा। शाबाश, अटेम्प्ट करते रहोगे तो एक ना एक दिन आंसर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक दुख वाली बात यह है कि गिने चुने वही बच्चे हैं जो रोज आंसर देते हैं, नया बच्चा कोई आ नहीं रहा है लिस्ट में। ठीक है, चलो भाई, कितने बच्चों का आंसर जो है 33/2 आया है? हाँ, 16.5 या 33/2 सेम बात है। कितने बच्चों का ये आंसर आया है? ठीक है,
देखो अभी इसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। जैसा हमने देखा कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है बेटा, इट विल बी हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लूं, ए क्रॉस बी, इसको निकालते टाइम क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, क्रॉस विद -3i कैप प्लस 7j कैप। अब ये देखो सिंपल सा है, इसमें दो दो टर्म है, तो 3i को 3i से करूंगा तो 0 हो जाएगा, लिखो चाहे मत लिखो। फिर ये 3 × 7, 7 3 = 21, i क्रॉस जे इज k कैप। फिर 4j इंटू 3i, तो j से मैं आया i की तरफ, तो मेरा क्या आएगा, दिस विल बी -12 इंटू -k कैप, है ना, j से i गया तो -k कैप आ गया। फिर j इंटू जे किया तो बेटा 0 आया, कुछ नहीं, 21k कैप और ये प्लस 12k कैप, तो ये आया मेरा 36k कैप। अब आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अलग अलग कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लो और फिर अंडर रूट कर दो। तो स्क्वायर लूंगा मैं 36 का, फिर उसका अंडर रूट करूंगा, तो बात वो आई 36 ही है ना। 36 को 2 से डिवाइड कर दूं, कुछ गलती कर दी क्या हमने, 33 क्या किया है भाई, कुछ तो गलत कर दिया, अच्छा ऐड करके 33 आ रहा है भाई, ठीक है। 21 प्लस 12 33 होगा, तो 33 का स्क्वायर कर दूं या फिर उसको अंडर रूट कर लूं, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 33। किसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब एरिया फाइंड आउट करना है, तो आई विल हैव टू डिवाइड दिस मैग्नीट्यूड अगेन बाय 2। तो ये 1/2 हर जगह ऐड कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो दिस विल बी 33/2 स्क्वायर यूनिट्स या फिर 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है कि एरिया है, स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितने बच्चे कर पाए इसको, कितने बच्चे कर लोगे, ये एक्सप्लेनेशन के बाद कितने बच्चे कर लेंगे इसको, कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, अभी अपने को आधा घंटा हो गया, आधा घंटा बचा है, इसमें हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, जिसमें डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। किसी को वेक्टर में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। हाँ डाउट है प्रतीक्षा बेटा आपको, नो सर। ठीक है तो हाथ नीचे कर लो, हाँ ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे कंप्लीटली नया कंसेप्ट, जिसको बोलेंगे अपन मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स क्या है, दीज आर मैथमेटिकल टूल्स, भाई जो टूल्स हमें हेल्प करेंगे फिजिक्स की प्रॉब्लम सोल्व करने में, उन सबको एक बार फास्ट फास्ट डिस्कस करेंगे। द मेन एम ऑफ दिस मॉड्यूल इज कि आप लोगों को इकट्ठे एक साथ फॉर्मूले मिल जाए, एक नोट्स टाइप का मिल जाए, ताकि आप उससे पढ़ सको, रिवाइज कर सको, बस ये हमारा मेन एम है। फटाफट डिस्कस करेंगे सबको और निकल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। फिर नया चैप्टर M1D स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जैसे ही हमारा फिनिश होता है। तो अभी हमारा आज थर्सडे है ना, कुछ टाइम लगेगा कल भी इसको डिस्कस करने में, उसके बाद कल आपका M1D स्टार्ट कर देंगे हम। चलो, तो पहले बताओ, इसमें देखो जो हमारे पास ये रहेगा एजेंडा, वो क्या है, पहले हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शंस, फिर ग्राफ देखेंगे कुछ गिवन फंक्शंस की, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, फिर कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और कंसेप्ट देखेंगे। तो हमारा ये है एजेंडा। अब पहले आते हैं फंक्शन पे, कोई बताएगा व्हाट इज ए फंक्शन, फंक्शन क्या होता है।
हाँ बताओ लीना। Sir, a relation from a set of inputs to a set of possible outputs, where each input is related to exactly one output. ये लास्ट वाली बात बहुत सही है। इनपुट से आउटपुट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इफ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन सम इनपुट्स एंड सम आउटपुट। देखो मैथ की कुछ याद दिलाता हूँ आपको, सेट्स में पढ़ रहे थे ना शायद, रिलेशनशिप एंड फंक्शन ऐसा कुछ चैप्टर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रिलेशनशिप एंड फंक्शन ही है शायद चैप्टर का नाम। तो अपने पास क्या है, ये इनपुट्स हैं और इधर क्या होंगे आउटपुट्स। मान लो i1 इनपुट, i2 इनपुट, i3 इनपुट, i4 इनपुट, i5 ऐसे कुछ भी इनपुट्स हैं। फिर आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5। अब अगर इनके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप है, लाइक समहाउ इनपुट्स आर रिलेटेड टू आउटपुट, तो इसको बोलेंगे रिलेशनशिप। बट अगर मुझे पता है कि एक गिवन इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही गिवन आउटपुट है, तो दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन। अगर इनपुट दिया कुछ मैंने और एक यूनिक आउटपुट आया, यानी आउटपुट मेरा यूनिक आया, तो दिस मीन्स इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप, कि वो उसको बोलेंगे कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब ये येलो कलर के क्या है, ये फंक्शंस के आउटपुट है भाई। i1 दिया तो आउटपुट आया o1। अब i2 से क्या आएगा, एक इंडिपेंडेंट आउटपुट आ रहा है, i3 पे भी एक इंडिपेंडेंट आ रहा है। बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, अगर ये फंक्शन नहीं होता तो i4 इनपुट दिया तो दो आउटपुट आ गए, o4 o5, या ऐसे भी आ गया। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर ये फंक्शन नहीं होता। इसका कुछ एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं बोलूं कि जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज फंक्शन, तो आप लोग मेरे को आंसर दे रहे हो सब लोग। तो मैंने एक इनपुट दिया कि व्हाट इज फंक्शन, एक क्वेश्चन इनपुट दिया, आप लोगों ने मेरे को सबने स्टार्ट कर दिया बताना। तो दैट वाज नॉट अ यूनिक, क्या बोलते हैं, एक इनपुट के बाद आउटपुट यूनिक नहीं है, तो ये दिस वाज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नाम लेके बोलता हूँ, है ना, स्टूडेंट इन माय क्लास, उनका सबका नाम है, तो अगर मैं उसका नाम लेता हूं तो दैट स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड विद यस सर, तो दैट इज अ यूनिक इनपुट एंड यूनिक आउटपुट सिस्टम। तो इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे भी देख सकते हो, बट इतना सिंपल होगा नहीं। आपको पता चल जाएगा कि यार जैसे मान लो कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दिया हुआ है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, फॉर्मूला हम लोगों ने सबने देखा है कि हाफ टाइम्स एम वी स्क्वेयर, ये देखते आ रहे हैं बचपन से। तो एम वी स्क्वेयर में जैसे जैसे वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज में डालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी, राइट। इफ वेलोसिटी को फिक्स कर दूं और मास की अलग अलग वैल्यूज डालूं इधर, तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलती जाएंगी। तो दिस इज नथिंग बट टू एवरी यूनिक इनपुट देर इज ए यूनिक आउटपुट, कि यूनिक इनपुट ऑफ मास विल रिजल्ट इन ए यूनिक आउटपुट ऑन काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी की वैल्यूज अलग अलग हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, तो देयर विल बी करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है, इट्स अ फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फंक्शनली रिलेटेड है हाफ एम वी स्क्वायर से, ऐसे जुड़ी हुई है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो, हाँ पूछो बेटा कौन था। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका है, हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा था ना कि हम लोग किसी मैथमेटिकल मॉडल या फिर एक इक्वेशन पे कैसे आते हैं। द फर्स्ट वन वाज कि पहले हम देखेंगे कि किस चीज पे डिपेंड करे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब फिर बोलेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन को एफ ऑफ वी, और इसको और भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको छोटा करके लिख सकते हैं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वी एफ, और ये हमें पता है कौन सा फंक्शन है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एफ वी इज हाफ एम वी स्क्वायर भाई। अब वेलोसिटी का इसमें इनपुट आएगा तो ये आ गया। सिमिलर वे में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं किसके लिए, मास के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते थे, देखो राइट में लिख के दिखाता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ मास एम, या फिर के ई इज इक्वल टू एफ ऑफ एम, और एफ ऑफ एम क्या है, वही है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी ए कांस्टेंट अगर इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो एम वी, इसमें वेलोसिटी इज वेरिएबल, मास इज कांस्टेंट, ठीक है।
तो ये था तरीका फंक्शंस का। और फंक्शन में आपको एक जो डेफिनेशन में आएगा या जो उसका प्रॉपर्टी होगी, दैट इज टू एवरी यूनिक इनपुट देयर इज ए यूनिक आउटपुट। ये आप याद रखो। अब ये है मैथमेटिक्स का टॉपिक, इसके आगे की कहानी मैथ में डिस्कस होगी। बस हम लोगों को इतना ही काफी है कि फंक्शन क्या होता है, ताकि हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप जो हो उनको स्टडी कर पाए। अब देखो, इन अ फंक्शन देयर विल बी टू वेरिएबल्स, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी था, तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी वाज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या होगा, जितना हम डिस्प्लेस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैंने डिस्प्लेस किया राइट साइड में, यहाँ पे आ गया ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये हुआ, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आई। अब जितना मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरी एनर्जी स्पेंड होगी, है ना, एनर्जी स्पेंड होगी, उतनी ही मेरी एनर्जी खर्च होगी जितना मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाज एन इंडिपेंडेंट पैरामीटर, कि मेरे पास इच्छा है कि मैं कितना उसको डिस्प्लेस करूं, और उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी डिसाइड कौन करेगा, फिजिक्स डिसाइड करेगी या नेचर डिसाइड करेगा कि कितनी एनर्जी उस पर स्पेंड होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वाज अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है भाई, मेरे पास है ना इसकी, तो समझ लो यार इंडिपेंडेंट ही है, और ये है डिपेंडेंट। तो एक चीज इंडिपेंडेंट है और दूसरी चीज डिपेंडेंट है। तो ये होगा क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप में जो इनपुट्स होंगे दोज विल बी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, बेस्ड ऑन द इनपुट्स, इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। तो यही चीज यहाँ नोट्स में लिखी गई है। अब करते हैं सबसे पहला बात, डायरेक्शन। किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन दिया है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बताओ। विद द हेल्प ऑफ स्लोप, with the help of slope, by finding the slope और drawing the tangent। अब स्लोप निकाल लोगे या तो, या टेंजेंट, अगर कोई कर्व्ड है सरफेस या कर्व है तो उसका टेंजेंट निकालोगे वन पॉइंट पे, तो वो क्या देगा हमें, डायरेक्शन, किसकी, स्लोप की डायरेक्शन देगा भाई। फाइंडिंग द स्लोप और ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑफ द कर्व फाइंड्स द गिव्स द डायरेक्शन, ठीक। अब देखो लीनियर आपको दिख रहा है एक लाइन सेगमेंट ग्रीन कलर का, दिखा सबको। यस सर। इस लाइन सेगमेंट में आपके पास ये देखो, इसके एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उसको यहाँ बत्ती जलाओ और वो बत्ती के हिसाब से जो इसकी शेडो बनेगी, वो देखो ये ब्लू एक्सिस के बीच में इधर इसकी शेडो बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ग्रीन कलर का, इसका शेडो वाई एक्सिस पे कुछ इतना लंबा बनेगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इतना बनेगा, ठीक है। तो दीज आर एक्स एंड वाई प्रोजेक्शंस, इसके एक्स और वाई प्रोजेक्शंस है ये। और इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, इनकी वैल्यूज आपको दिख रही होगी y2 माइनस y1, ये तो इसका यहाँ पे y2 वैल्यू है, ये y1 है, इनके बीच की दूरी जो है ये है y2 माइनस y1, तो ये इसका y प्रोजेक्शन हुआ। सिमिलरली यहाँ पे है x1 और ये है x2, इनके बीच की दूरी जो है दैट इज x2 माइनस x1, तो ये इसका x प्रोजेक्शन हुआ। तो अब मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप क्या होता है, जो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा उसका टेंजेंट, उस थीटा का टेंजेंट। अगर मैं टेन थीटा लूं, थीटा आपको दिखा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन सेगमेंट ग्रीन कलर के लाइन सेगमेंट ने जो एंगल बनाया दैट इज थीटा। अब इस थीटा को, ये थीटा आपको दिख रहा है, इस थीटा को अगर मैं टेंजेंट ले लूं, इसका टेन थीटा ले लूं, तो दैट विल बी स्लोप। और स्लोप क्या होगा, देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये है y2 माइनस वन, और बेस क्या है, बेस इज x2 माइनस x1, ये मेरा बेस है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन टेंजेंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं टेन थीटा अगर कैलकुलेट करने लगूं तो दैट विल बी हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 है, और बेस क्या है, x2 माइनस x1 है। तो ये वैल्यूज डाल दी बेटा। टेंजेंट ऑफ द दिस थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यही क्या है, मेरा स्लोप है। तो किसी लाइन सेगमेंट के लिए स्लोप निकाल पाओगे, अरे निकाल पाओगे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें किसी कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड फिगर के बारे में, तो उसके ऊपर आप टेंजेंट जब डालते हो, लाइक टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन,
तो ये एक चीज याद रखना बस, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब होगा, जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन डायरेक्शन निकालने की किसी कर्व पे, तो इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आप टेंजेंट डालोगे तो दैट विल गिव द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ्स। हमने देखा कि स्लोप क्या होता है, अब देख रहे हैं ग्राफ। कुछ कॉमन फंक्शंस हमें दिखाई देंगे, उनके हम ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन से डिफाइन होगा। जिस फंक्शन को एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करे दैट इज लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे दिख रही है आपको ग्रीन कलर की वही स्ट्रेट लाइन। यस सर। ठीक है, अब देखो ऐसे फंक्शन की इक्वेशन अगर लिखें तो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर रही है किसी भी 2D प्लेन में, तो उसका जो है इक्वेशन आएगी, 2D में है और दूसरा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो उसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब y क्या है, y कोऑर्डिनेट, x क्या है, x कोऑर्डिनेट, m क्या है, स्लोप, m यहाँ पे स्लोप है, और c क्या है, c है y एक्सिस पे जो उसका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो बेटा अगर इंटरसेप्ट 0 की बात करूं तो 0 0 से पास हो जाए, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो रेड कलर का डॉट मैंने बनाया इस पे y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे। दिस मीन्स कि अगर ये रेड कलर के जैसी लाइन होती तो उसका y इंटरसेप्ट होता 0, बिकॉज दिस रेड लाइन इज इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट 0। बट ग्रीन लाइन है मेरी, दिस ग्रीन लाइन इज इंटरसेप्टिंग वाई एक्सिस एट पॉइंट सी। तो जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पे ये ग्रीन लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को, दैट इज नथिंग बट सी। ये मेरी सी है, ये इसकी जो ऊंचाई है दिस इज सी। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट है। जैसे इसको याद रखोगे तो इंटरसेप्टर्स होते हैं, पुलिस की गाड़ी पे लिखा रहता है ना इंटरसेप्टर, या फिर जो चोर को पकड़ते हैं दे इंटरसेप्ट द चोर। तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन है, ये काट रही है किसको, वाई एक्सिस को एट सम पॉइंट 0 सी, 0 सी। तो जो सी है दैट इज द पॉइंट एट विच इट इज इंटरसेप्टिंग, और इसी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो जनरल फॉर्म में लिखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर ये एक्स के डायरेक्शन में भी हो सकता था बेटा, अगर ये आपकी ऐसी कुछ लाइन होती एक्स को काट रही होती तो इक्वेशन ये हो जाती वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी। तो सेम ही बात है, लीनियर में क्या होगा कि y इज लीनियरली रिलेटेड टू x, x की पावर में भी 1 रहेगा, y की पावर में भी 1 रहेगा। पावर एज फार जब तक पावर 1 है तो बोलेंगे कि इट्स अ लीनियर ग्राफ, इट्स अ लीनियर वेरिएशन रहेगा। अगर पावर एक्स स्क्वेयर हो जाता है या समथिंग होगा तो वो ग्राफ चेंज होगा, अदरवाइज जनरल फॉर्म यही आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसको आप अलग अलग तरीके से देखोगे। अब देखो इसके स्पेशल केस दिखाता हूँ आपको कि स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं लीनियर ग्राफ के। यहाँ पे आते हैं, अगर c इक्वल टू 0 है, हमने इक्वेशन क्या देखी, हमने इक्वेशन देखी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें अगर c 0 हो जाए तो मैंने आपको दिखाया था कि बेटा इंटरसेप्ट था c, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस मीन्स y जो ये मेरा x ये लाइन है दिस इज इंटरसेप्टिंग y एक्सिस एट 0। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। अब 0 को लिखो या मत लिखो, 0 को मिटा ही देते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या होगा, ये हो गया। m क्या है, m इज टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम, और ये जो एंगल बन गया दिस इज थीटा। तो अब जितना थीटा ज्यादा उतना y का वेरिएशन x के साथ ज्यादा, जितना थीटा कम उतना कम, यानी टेंजेंट थीटा जिस हिसाब से वेरी करेगा उस हिसाब से y और x रिलेटेड रहेंगे, y इक्वल टू एम एक्स। अब एक केस ये भी हो सकता है कि मेरा स्लोप की वैल्यू 1 हो जाए, कि इंटरसेप्ट तो 0 है और स्लोप 1 हो जाए, m 1 हो जाए। तो फिर क्या होगा बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दोनों वैल्यूज डाल दो। y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू एक्स हो गया ये। अगर ये दो चीजें होंगी, y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप की वैल्यू 1 है, तो इन दैट केस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सच ए ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। इसका क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये। जितना y होगा कोई भी पॉइंट ले लो उतना ही x होगा। तीन, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 होगी। तो ऐसा वेरिएशन है उसको बोलेंगे हम क्या,
क्या बोलेंगे उसको बेटा, y इक्वल्स टू एक्स, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि जितनी वैल्यू y की है उतनी ही वैल्यू x की है। सेम आपका नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन, ये जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। और ये लीनियर फंक्शन हुआ सबसे पहली बात, क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा बात ये है कि इसमें स्पेशलिटी क्या है कि y इंटरसेप्ट जीरो है, ठीक है, y को ये 0 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और m इक्वल्स टू 1 है कि स्लोप की वैल्यू 1 है। अब मेरे को बताओ कि m होता है क्या, टेंजेंट थीटा। अब टेन थीटा और m की वैल्यू 1 है, तो दिस मीन्स टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है? थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूं? So 45 45 45, 10 45 इक्वल्स टू 1। तो आप फील नहीं कर पा रहे बेटा कि ये जो 90 डिग्री का एंगल था दैट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और एक पार्ट 45 होगा, सिमिलरली सिमेट्रिकली यहाँ से भी 45 डिग्री होगा। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दिस मींस कि ये y इक्वल्स टू एक्स की बात हो रही है, प्रोवाइडेड उसका इंटरसेप्ट भी जीरो हो। दूसरा ये भी तो हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सम पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट करे और फिर 45 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये 45 का एंगल नहीं है और ये इधर से पास कर रहा है, तो दिस मीन्स इट्स एन आइडेंटिटी फंक्शन। अदरवाइज अगर ये 45 का एंगल है और आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये केस होगा जो ऊपर आपको दिखाया। अरे ये सब कुछ कुछ हो गया, हाँ। तो ये आपको दिखाया ये वाला होगा, ठीक है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में इसमें कुछ नहीं आएगा, y इक्वल्स टू m की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, कुछ सर्टेन वैल्यू हर टाइम ऐड होती रहेगी भाई, ठीक है। तो ये आप फील कर पाओगे लीनियर फंक्शंस में। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका दूसरा होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होगा बेटा, कि y इज इनवर्सली रिलेटेड टू x, जितनी वैल्यू x की होगी y की वैल्यू 1/x होगी। तो ऐसा अगर फंक्शन है तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। आपको ग्राफ दिख रहा है, इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, कि y x के उल्टा है। अब देखो, अगर मैं आपको एक वैल्यू दूं x इक्वल्स टू 0, तो इस पे y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू 1/x, इसमें x की वैल्यू पुट कर दूं 1/0, तो क्या लिखूं, y इक्वल्स टू, बोलो, इन्फिनिटी लिख दूं, y इक्वल्स yes टू sir इन्फिनिटी, ठीक है ना? ठीक है, y इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? भाई जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। कितने बच्चे एग्री करते हैं? और कितने बच्चे डिसएग्री करते हैं? ये बात गलत है, ये कितने बच्चे बोलते हैं? मनीषा और सिमरन ये बोल रहे हैं, पक्का बोल रहे हो ये बात? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इस पे कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री? एग्री वाले तो सब गलत हो। देखो, जिन्होंने बोला कि y इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, y क्या होगा बेटा, y इक्वल्स टू 1/0, इसका मतलब हुआ कि y इज अनडिफाइंड इन दिस केस, है ना? y अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, बट क्या होगा वो भी नहीं पता। ये पता है कि इन्फिनिटी नहीं होगा, बट ये नहीं पता कि क्या होगा, तो दिस मीन्स y इज अनडिफाइंड। तो हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, y इक्वल्स टू एक्स। जब इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो y कभी भी जीरो, x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वी कैन नॉट प्रोवाइड जीरो एज एन इनपुट टू इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते, तो फिर क्या रखेंगे सर? फिर एक सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि सर चलो जीरो तो नहीं रख रहे, पर फिर आप ये भी बताओ कि क्या रखेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए बेटा हम ये लिखते हैं, एक्स के बाद ये वाला एरो और फिर जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, कोई बच्चा मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसका वैसे मतलब क्या होगा वो बताओ कोई बच्चा। हम एक ऐसा रिलेशनशिप बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो का मतलब कर दिया तो इट विल बी 1/0, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर अगर कोई वैल्यू अनडिफाइंड हो गई तो फिर वो फंक्शन कहाँ बचा बेटा? टू अ गिवन यूनिक इनपुट देयर इज एन अनडिफाइंड आउटपुट। तो अनडिफाइंड आउटपुट इज नॉट अलाउड इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जब हमने फंक्शन ऑफ की डेफिनेशन देखी तो वहां पे अनडिफाइंड आउटपुट वाज नॉट अलाउड, देयर हैज टू बी सम यूनिक आउटपुट। जब तक यूनिक आउटपुट आएगा तब तक ही ये फंक्शन है। अगर आपने जैसे इसको जीरो दे दिया तो ये खेल जाएगा, ये गया, देन इट विल नो मोर बी अ फंक्शन। तो इसलिए हम इसको जीरो नहीं दे सकते। और 1/0 इज, देखो आपको कुछ कुछ वैल्यूज दी होंगी जो अनडिफाइंड वैल्यूज होती हैं,
मैथमेटिक्स में उनमें से 1/0 इज अनडिफाइंड। ऐसी 6 या 7 फॉर्म्स होती है, 0/1 इज 1 होता है, 0 की पावर 0 जैसे अनडिफाइंड है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी। पावर 0 भी अनडिफाइंड, पावर 0 तो डिफाइंड है, 1 होती है, बट 7 फॉर्म्स होती हैं मैथमेटिक्स में जो अनडिफाइंड होती है, उनमें से 1/0 इज ऑल्सो 1। तो इसलिए अनडिफाइंड नहीं देंगे, तो हम क्या देंगे, x टेंड्स टू 0। वी कैन नॉट प्रोवाइड x इक्वल टू 0 एज इनपुट, बट x टेंड्स टू 0 इज अ वैलिड इनपुट। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब मुझे बताओ कोई बच्चा। सर मतलब 0 नहीं होती है वैल्यू, या फिर 0 से थोड़ी सी आगे या फिर 0 से पीछे? सही Sir, सही either सही। greater than या less than. हाँ, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। और जैसे साक्षी ने बोला कि सर थोड़ी बहुत आगे या थोड़ी बहुत पीछे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सीधे शब्दों में कि 0 नहीं हो सकती, पर 0 के बहुत करीब होगी, 0 के बहुत समीप होगी, बिल्कुल। थोड़ा सा चाहे डेविएट कर जाओ, चाहे तो इस साइड कर जाओ पॉजिटिव साइड में, चाहे कर जाओ नेगेटिव साइड में, तो कहीं भी डेविएट करे, बट 0 कभी नहीं होगी। तो हम इसको कभी 0 वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फील करो, इस ग्राफ को फील करो कि ये देखो 0 जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही थी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ दौड़ रहा था, ये y की वैल्यू बिल्कुल वर्टिकल हो गया। तो इसका मतलब लिखते टाइम हम ये लिखेंगे कि एज x टेंड्स टू 0, भाई एज x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, तो हमारा y किसको अप्रोच करेगा, देन y विल अप्रोच, बताओ भाई, प्लस इंफिनिटी। एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। ये दिख रहा है कि इंफिनिटी पे जाएगा, पर कब जाएगा, तब जब 0 के बिल्कुल पास पास वैल्यू रहेगी हमारी x की, तब y की वैल्यू लगभग इंफिनिटी के आसपास रहेगी, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अब इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, बोल दो जो भी है। दूसरी बात हो सकती है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू 0। जब x की वैल्यू इंफिनिटी है, भाई x ये रहा, x को इंफिनिटी तक लेके जाओ, तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है मेरा, ये बिल्कुल 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 इसके पास आ जाएगा। अब इसमें गैप तो रहेगा, देखो दिख रहा है गैप, बट ये कभी इसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लूं अगर मैं y की वैल्यू, तो क्या आएगी, इट विल बी क्लोज टू 0, y की वैल्यू टेंड्स टू 0। तो ये होता है इसका फंक्शन का मतलब बेटा। तो ये समझ आया आपको, ये होता है इनवर्स फंक्शन। अब यस सर। अब करते हैं एक और बेकार से फंक्शन की बात, जिसका चर्चा करके बस निकल जाए, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसको कुछ भी इनपुट दो उसका आउटपुट क्या रहेगा, सेम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। अब के क्या है, के इज ए कांस्टेंट। अगर मैं लिख दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो अब इसमें एक्स जो मर्जी घुसाते रहो, आंसर हमेशा आएगा 2, ठीक है भाई, 2 ही रहेगा। ये ऊंचाई भी 2 है, ये ऊंचाई भी 2 है, ये ऊंचाई भी 2 है, चाहे इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, फिर ये वहां भी 2 ही रहेगा। जैसे कि कुछ बच्चे हमारी क्लास के हैं, उनको कुछ भी पढ़ाते रहो, उनका आउटपुट क्या है, उनका आउटपुट कुछ नहीं है, चुप बैठे रहते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं, ना बोलते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं। तो वो लोग बिल्कुल अपनी एक स्थिर पोजीशन बनाए हुए हैं, एक कांस्टेंट अप्रोच है उनकी बिल्कुल क्लास के लिए, कि हमको जो मर्जी हो जाए, हम तो आउटपुट देंगे क्या, कांस्टेंट। तो वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन के जैसे भाई बंधु हैं वो सब। तो अब देखो, ये तो हो गई मजाक की बात। इधर था कि इट विल बी ए पैरेलल लाइन, एक्स के पैरेलल होगी, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे जीरो फंक्शन भी हो सकता है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0, कि जो मर्जी एक्स की वैल्यू हो, इट विल ऑलवेज रिमेन 0। तो दैट कैन बी ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। दिख रहा है ग्राफ में कि अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, डेफिनेशन नीचे देख Yes, लेना। sir. ओके, अब बात करी थी, देखो हम लीनियर की बात कर चुके हैं, कांस्टेंट। लीनियर में ये अलग अलग आया हमारे पास। लीनियर में पहला क्या था, ये स्ट्रेट लाइन वाला, फिर दूसरा क्या था, इनवर्स फंक्शन। यहाँ भी लीनियर था, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शन। दूसरा आया कांस्टेंट, यहाँ भी 1 है सबकी, तो ये भी लीनियर हो गया। अब बात आती है, पावर सब बढ़ गई है, देखो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें x की पावर क्या चला गया, 2, 2 हो गई पावर। अब इट इज नो मोर अ लीनियर फंक्शन, लीनियरली वेरी नहीं करेगा, 2 पावर आ गई, मतलब स्ट्रेट लाइन का खेल खत्म। अब स्ट्रेट लाइन ये कभी भी नहीं आएगा, ना इन्फिनिटी पे, ना पैरेलल में, ना कभी कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो सच ए फंक्शन इज नोन एज नॉट अ लीनियर फंक्शन, या फिर इस पर्टिकुलर को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना।
एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 हो गई तो क्यूबिक हो गया, ये सब जैसे पोलिनोमियल्स में होता था वही चीज है। पोलिनोमियल ही तो है ये, पोलिनोमियल क्या होते थे, फंक्शंस ऑफ सम वेरिएबल। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको दिख रहा है, ऐसे हो सकता है, इट विल बी अ पैराबोला, ऊपर खुला हुआ मुंह हो, साइड में खुला हुआ मुंह हो, इधर हो उधर हो, जो भी हो सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस के साथ सम एंगल होगा, उस पे भी ऐसे खुला हुआ हो सकता है। तो दोज ऑल पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर ऑलवेज पॉसिबल। उनकी वैल्यू कहाँ डिपेंड करेगी, ए पे, बी पे है और सी पे। सी इज इंटरसेप्ट, बी इज समय स्लोप, और ये ए है उससे कितना मुंह खुल रहा है बंद हो रहा है, वो सब चीजें आएंगी। तो इसके अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन या जब हमारे को ये यूज होगा तब इसके वेरिएशंस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बस ये जान लो कि अगर ए से जो पावर में अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स इट्स अ नॉन लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। ओके जी, अब करते हैं एक और बात कर लेते हैं इसकी, फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे कल। पहला आता है एक्सपोनेंशियल और दूसरा आता है लोगैरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई की वैल्यू क्या होती है 2.718, 2.718 की पावर एक्स कर रहे हो तो ऐसा कुछ प्लॉट आएगा, दिस मींस इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज होती है बेस, अगर बेस ई है तो ये ऐसा आएगा, अगर कुछ और बेस है तो कुछ और भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेस अगर 10 बेस का बात करते हो तो 10 की पावर एक्स, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, देखो यहाँ पे एफ एक्स है, अगर एफ वन निकालू, एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स मुझे दिया है, यहाँ पे एफ वन निकालू तो 10 की पावर 1 10 आया। एफ टू निकालू तो 10 की पावर 2 क्या आता है, 10 की पावर 2 100 आता है। एफ थ्री निकालता हूँ तो 10 की पावर 3 दैट विल बी 1000। तो वेरिएशन कैसे हो रहा है, पहले 10 था फिर एकदम से 100 हो गया, फिर एकदम से 1000 हो गया, फिर क्या होगा 10,000 होगा। तो ये वेरिएशन बहुत स्टीप आएगा, इस तरीके का कर्व फॉलो करेगा। तो सच वेरिएशंस आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल वेरिएशंस, और उनका ग्राफ आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका बिल्कुल उल्टा होता है क्या, लोगैरिथमिक फंक्शन, इसका जस्ट उल्टा होता है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सबको समझ आया? सर Yes, sir.